तो स्टूडेंट्स अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी परिपथ के लिए जो शक्ति गुणांक है उसे किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषा आप ये लिख लें कि किसी भी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच में जो भी कलांतर होता है, जो कोण का अंतर होता है डेल्टा फाई, उसकी जो कॉज्या होती है, जो कॉस होता है, उसे हम उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। और ये जो शक्ति गुणांक होता है वही ये निर्धारित करता है कि उस परिपथ में कितनी शक्ति व्यय होगी या कितनी शक्ति क्षय होगी। क्योंकि औसत शक्ति जो होती है उसका सूत्र होता है VRMS इंटू में IRMS इंटू कॉस फाई। तो वोल्टेज का RMS मान, धारा का RMS मान और शक्ति गुणांक, ये तीनों मिलकर के निर्धारित करेंगे कि उस परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी। अब जैसे अगर हम बात करें शुद्ध प्रतिरोधक की, जहां वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में रहते थे, तो फाई 0 होता था, तो कॉस 0 का मान कितना आ जाएगा 1। तो उस परिपथ में जो औसत शक्ति वे होगी उसका सूत्र था VRMS इंटू IRMS। बात करें शुद्ध प्रेरक की, जहां विद्युत धारा वोल्टेज से 90 अंश के कोण से पीछे चल रही थी, तो कॉस 90 का मान क्या आएगा 0। कोई भी शक्ति व्यय नहीं हो रही थी उस परिपथ के अंदर। और बात करें अगर हम उस परिपथ की जिसमें एक संधारित्र से हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ करके वहां पर औसत शक्ति को देखा था, तो वहां विद्युत धारा 90 अंश के कोण से आगे चल रही थी, तो वहां भी कोई शक्ति व्यय नहीं हो रही थी। तो ये जो तीनों घटक है, प्रतिरोधक हो चाहे प्रेरक हो या संधारित्र हो, इनके लिए तो शक्ति गुणांक बहुत आसानी से निकल आता है। अब चलिए ये देखते हैं कि एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए इसका मान कैसे निकालें। वहां पर हमें ये बात पता थी कि tan फाई जो होता है, यहाँ पर फाई वही कोण है जिस कोण से धारा आगे या पीछे चल रही है। और हम मान लेते हैं कि XC XL से बड़ा है तो विद्युत धारा वोल्टेज से आगे हो जाएगी। तो tan फाई XC माइनस XL बटे R के बराबर आता है। लेकिन हमें शक्ति गुणांक निकालने के लिए tan फाई की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत होती है cos फाई की। तो हम क्या करें, दोनों ही तरफ वर्ग कर दें। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर फाई XC माइनस XL का होल स्क्वायर और बटे में R स्क्वायर। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक त्रिकोणमितीय सर्व समीका होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो हमें कहती है tan स्क्वायर फाई के अंदर अगर हम 1 जोड़ दें, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, वो sec स्क्वायर फाई के बराबर होता है। तो पहले मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर करा तो tan स्क्वायर फाई मिल गया। और अगर मैं दोनों ही तरफ 1 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। और जो काम हम दोनों तरफ कर रहे होते हैं उससे हमारा ये जो संबंध है वो बदल नहीं रहा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, sec स्क्वायर फाई के। और वो यहाँ से क्या आएगा, इसका लघुत्तम आएगा हमारा R स्क्वायर, और ये बनेगा ऊपर XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मुझे sec स्क्वायर फाई में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है cos फाई के अंदर। तो मैं दोनों तरफ का क्या ले लूँ, व्युत्क्रम। तो cos स्क्वायर फाई जो है वो हमारा बराबर आ जाएगा R स्क्वायर बटे में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर दो चीजें जुड़ रही होती है तो किसी को भी आगे पीछे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही अब मैं दोनों साइड का वर्गमूल लूंगा, मुझे मिल जाएगा cos फाई का मान, जिसे हम कहते हैं किसी भी परिपथ का शक्ति गुणांक। तो cos फाई यहां से क्या आएगा, R बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। और ये जो रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर है, इसे कहते हैं हम इस परिपथ की प्रतिबाधा Z। तो जो शक्ति गुणांक होता है किसी भी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का, वो उस परिपथ के प्रतिरोध और उस परिपथ की जो प्रतिबाधा है उन दोनों के अनुपात से भी निकल करके आ जाता है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप ये पता करें कि विद्युत धारा वोल्टेज से कितने कोण से आगे या पीछे चल रही है। आप बिना कोण पता किए भी इसको पता कर सकते हो, बस आपको परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध पता हो और प्रतिबाधा पता हो। भले ही मैंने ये जो डेरिवेशन है वो श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए क्या है, लेकिन चाहे LR परिपथ हो, चाहे CR परिपथ हो, या कोई सा भी शुद्ध प्रतिरोधक प्रेरक, सभी के लिए ये वाला जो सूत्र है वो हमारा वैलिड होता है। और अगर cos फाई को हम R/Z से यहाँ पर ले जाकर के रख दें तो सूत्र हमारा ये भी निकल कर आ सकता है कि VRMS इंटू में IRMS और इंटू में R/Z जो होता है वो हमें बताता है कि उस परिपथ में कितनी शक्ति व्यय होगी। और ये जो हमारी IRMS है वो VRMS को Z से विभाजित करने के बाद मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि VRMS का स्क्वायर बटे में Z का स्क्वायर और इनटू में जो R होता है, ये सूत्र निर्धारित करेगा कि उस परिपथ में कितनी शक्ति व्यय होगी।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि Z R के ही बराबर होता है। जिसे बात करें शुद्ध प्रतिरोधक की, वहां Z R के ही बराबर है, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो हमारी जो शक्ति व्यय होगी उसका सूत्र होगा VRMS का स्क्वायर बटे में R। शुद्ध प्रेरक हो या संधारित्र हो, उन सभी के लिए R होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो प्रतिरोध है ही नहीं। तो 0 बटे चाहे आप XL कर लो चाहे XC कर लो तो cos phi 0 आता है, या फिर यहां पर R का मान अगर मैं 0 रख दूं तो कोई शक्ति व्यय नहीं होती। और अगर किसी LR परिपथ के लिए आपको औसत शक्ति का मान निकालना हो तो आप क्या करोगे, VRMS का स्क्वायर। LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो जो औसत शक्ति एक LR परिपथ में व्यय होगी उसका सूत्र होगा VRMS का स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और इनटू में क्या, हमारा उस परिपथ का प्रतिरोध R। इसी तरह से अगर आपको श्रेणीबद्ध CR परिपथ में व्यय होने वाली शक्ति पता करनी हो तो VRMS का स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इंटू R। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की पता करनी हो तो VRMS का स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, तब जब XL XC से बड़ा है, और अगर XC XL से बड़ा होगा तो बटे में आएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर और इनटू में R। तो इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी परिपथ के अंदर व्यय होने वाली शक्ति का मान पता कर सकते हो बिना फाई को पता करें। बस आपको यह पता हो कि उस परिपथ में प्रतिरोध कितना लगा हुआ है और इस परिपथ की जो तुल्य प्रतिबाधा है Z, वो क्या है, यहां पर ये Z का क्या है, स्क्वायर। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति गुणांक होता क्या है और वो किस तरह से एक परिपथ में क्षय होने वाली शक्ति को निर्धारित करता है। तो ये चीज आपने नोटिस की होगी कि एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के अंदर कभी XL XC से बड़ा हो जाता है तो उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा वोल्टेज से पीछे चली जाती है, और कभी XC XL से बड़ा हो जाता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से आगे चली जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि XC और XL दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो जाते हैं, और ना भी हो तो हम उसे कर भी सकते हैं। ये घटना कहलाती है अनुनाद की घटना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि अनुनाद होता क्या है और किसी भी स्रोत की आवृत्ति को बदल करके उसे किस तरह से प्राप्त किया जाता है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो।